मेरा नाम हारिस है और मैं इस्लामाबाद के एक हल्के फुल्के से मोहल्ले F10 का रिहायशी हूँ। मेरी जिंदगी आम सी थी, लेकिन दोस्तों की महफिल, हंसी मजाक और कुछ पुरानी शरारतें मुझे हमेशा यादगार लम्हे देती रहीं। इन्हीं दोस्तों में एक मेरा करीबी दोस्त साजिद भी था। साजिद मेरे साथ बचपन से जुड़ा हुआ था। हम दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे, एक साथ पढ़ते, खेलते और घूमते फिरते थे। हमारी दोस्ती इतनी गहरी थी कि एक दूसरे के घर आना जाना भी आम सी बात थी। मैं उसके घर इतना आता जाता कि उसकी बहनें भी मुझे अपने भाई का दोस्त नहीं, बल्कि एक घर का फर्ज समझती थी। साजिद की एक माँ भी थी, सना। वो औरत बज़ाहिर सख्त मिजाज और रवायती नजर आती थी, लेकिन अंदर से निहायत हसास और जज्बाती थी। असल में वो ज्यादा वक्त मरी के करीब अपने आबाई गांव में गुजारती थी, जहां उनका शौहर रहता था। ये गांव शहर से ज्यादा फासले पर नहीं था, लेकिन वो अक्सर वहीं रहती थी और कभी कभार शहर आती थी। इसी वजह से मेरा उनसे ज्यादा मेल जोल कभी नहीं हुआ था। एक दिन साजिद और उसका पूरा घराना गांव जाने की तैयारी कर रहा था। उन्होंने एक हफ्ते के लिए गांव जाना था और घर को ताला लगाकर खाली छोड़ना था। जाने से पहले साजिद ने मुझे कहा, हारिस भाई, घर की चाबियां तुम रख लो, कोई जरूरत पड़े तो देख लेना। मैंने हंस कर कहा, यार फिक्र ना करो, सब ख्याल रखूंगा। उसी दिन शाम के वक्त अचानक मेरे नंबर पर फोन आया। जब कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ साजिद था। उसकी आवाज भारी और परेशान लग रही थी। हारिस, अम्मा इस्लामाबाद आ रही हैं, जरा उनको चाबियां दे देना और खाने पीने का भी कुछ इंतजाम कर देना। मैंने हैरत से पूछा, क्या हुआ, तुम लोग तो सब गाँव गए हुए थे। वो बोला, यार घर जाके सब झगड़ा हो गया, अम्मा नाराज होकर वापस आ रही हैं, बस तुम उनको चाबियां दे देना, बाकी सब बाद में बताऊंगा। मैंने कहा, ठीक है, फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूंगा। तकरीबन आधे घंटे बाद एक और कॉल आई। इस बार सना आंटी की आवाज थी, भारी और सख्त लहजे में। उन्होंने कहा, हारिस, मैं घर के बाहर खड़ी हूँ, आओ और चाबियां दो। मैं फौरन उठा और 5 मिनट में साजिद के घर के बाहर पहुंच गया। वहाँ एक लंबी बावकार सी औरत गहरी रंगत की चादर ओढ़े खड़ी थी। वो वाकई सना आंटी थी। मैंने उनको सलाम किया और चाबी दी। दरवाजा खोला और हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होते ही उन्होंने जरा सख्त लहजे में कहा, बेटा कुछ खाने पीने को ले आओ, आज बहुत थक गई हूँ। मैंने कहा, जी आंटी, मैं अभी कुछ लेकर आता हूँ। मैं बाहर गया और बिरयानी, नाश्ते का सामान यानी ब्रेड, जाम, मक्खन और दूध ले आया। वापस आकर जब मैंने बेल दी तो आंटी ने दरवाजा खोला। उस वक्त वो चादर उतार चुकी थी और गर्मी के हल्के कपड़ों में थी। लंबा कद, भरा हुआ जिस्म और चेहरे पर अजीब कशिश थी। मैंने सामान टेबल पर रखा और जाने लगा तो आंटी बोली, हारिस, तुम भी खा लो, वैसे भी मैं अकेली हूँ, तुम साथ रहोगे तो मेरा दिल लगा रहेगा। मैं रुक गया। हम दोनों ने साथ खाना खाया। उनकी बातों में एक अलग सा धीमापन था। खाने के बाद उन्होंने चाय बनाई। हम सोफे पर बैठे चाय पीने लगे और इधर उधर की बातें करने लगे। मुझे पहली बार मौका मिला था सना आंटी से इतनी खुलकर बात करने का। पहले वो हमेशा सख्त रवैये की मालिक लगती थी, लेकिन उस दिन उनके अंदाज में एक अजीब सी नरमी और खुलेपन की झलक थी। शायद गुस्सा, थकन और तन्हाई ने उनके दिल को कुछ नरम कर दिया था। चाय पीते पीते उन्होंने अचानक सवाल किया, हारिस, तुम सिगरेट पीते हो? मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जी आंटी, कभी कभी। फिर उन्होंने दोबारा पूछा, और ड्रिंक? मैं हैरान हुआ और कहा, नहीं आंटी, वो तो कभी नहीं पी। वो खनखना कर बोली, चलो आज मेरे साथ पियो। मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा, आप पीती हैं? वो बोली, हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं और मेरा शौहर अक्सर इकट्ठे पीते हैं। मैं सकते में आ गया। सना आंटी मेरे सामने एक नया रोटी दिखा रही थी। वो किचन में गई, 2 गिलास ले आई। एक गिलास मुझे थमाया और दूसरा खुद भरकर पीने लगी। पहले पहल मैंने हिचकिचाहट की, लेकिन फिर उनके इसरार पर थोड़ा सा पी लिया। आंटी का अंदाज बहुत पुरएतमाद था। वो मुसलसल घूंट भरती जा रही थी और मुझसे भी कहती, डरो मत, पी लो, कुछ नहीं होता। हम दोनों ने काफी देर बातें की। उन्होंने दिल के जख्म खोलने शुरू कर दिए, अपने शौहर की बेवफाई का जिक्र किया, घर की तलखी, गांव की मुश्किलात, सब कुछ बयान कर डाला। मैं सुनता रहा और कभी कभार अपने ख्यालात भी शेयर करता। रात गए, हम दोनों टीवी लाउंज में आ गए। वहां जमीन पर बिस्तर बिछा हुआ था। मैंने कहा, आंटी, आ यहीं सो जाऊं, वैसे भी देर हो गई है। वो बोली, हाँ बेटा, यहीं सो जाओ, मैं भी यहीं हूँ। मैं एक तरफ लेट गया और आंटी दूसरी तरफ। ड्रिंक, रात की खामोशी ने माहौल को बोझल कर दिया था। टीवी पर पुरानी फिल्म चल रही थी। मेरी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बोझल होने लगीं। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। रात के 1 बजे मेरी आंख खुली तो देखा कि सना आंटी मुझसे जुड़कर सो रही थी। उनका हाथ मेरे सीने पर था और टांग मेरे ऊपर।
میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں خاموشی سے اٹھا، باتھ روم گیا، واپس آیا اور پھر بستر پر لیٹ گیا۔ لیکن اس بار آنٹی اور بھی قریب ہو گئی۔ ان کا لمس اور قربت میری نیند اڑا رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب اتفاق ہے یا پھر کوئی اشارہ۔ میں نے پہلی بار ان کو اس زاویے سے دیکھا تھا، ایک باوقار، باہر سے سخت عورت جو اندر سے اکیلی، زخمی اور جذباتی، نشے میں ڈوبی لیکن پھر بھی پرکشش۔ آنٹی کے لمس نے میرے دل میں ہلچل مچائی ہوئی تھی۔ میرا خوف آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا اور حوصلہ بڑھ رہا تھا، لیکن پھر بھی دل کے ایک کونے میں ڈر چھپا ہوا تھا۔ رات کی خاموشی میں سب کچھ بدل رہا تھا۔ آنٹی نے آہستہ سے سر میرے کندھے پر رکھ دیا۔ میں خاموش ہو گیا۔ ان کا سر، ان کا لمس، ان کی قربت، یہ سب میرے اندر ایک طوفان برپا کر رہے تھے۔ میری سانسیں رک رک کر چل رہی تھی۔ آنٹی کی خوشبو میرے دل و دماغ کو بے قابو کر رہی تھی۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ وقت ٹھہر سا گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے اور قریب آ گئے۔ اب ہمارے بیچ کوئی فاصلہ نہیں رہا۔ اس لمحے میں نے سوچا کہ شاید یہی وہ موڑ ہے جہاں سب بدلنے والا ہے۔ لیکن یہ بھی سچ تھا کہ بھی سب کچھ آغاز پر تھا۔ آنٹی نے سر اٹھایا، میری آنکھوں میں دیکھا اور دھیرے سے کہا، حارث، تمہیں پتا ہے زندگی کبھی کبھی عجیب فیصلے کرواتی ہے۔ میں نے صرف ان کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، شاید یہی وہ فیصلہ ہے آنٹی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پنکھے کی ہلکی ہوا اور باہر کی خاموشی رات کی گواہ تھی کہ ہم دونوں ایک ایسے سفر پر قدم رکھنے جا رہے تھے جس سے واپسی آسان نہ تھی۔ ثنا آنٹی کی آنکھوں میں وہ چمک اب بھی موجود تھی جو ڈرنک اور تنہائی کے ملے جلے اثرات سے پیدا ہوئی تھی۔ ان کا چہرہ میرے قریب تھا اور میرے دل کی دھڑکن تیز۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ مجھے پرکھ رہی ہیں، جانچ رہی ہیں کہ میں کہاں تک ان کے ساتھ چل سکتا ہوں۔ کمرے کی خاموشی میں اچانک انہوں نے میرا ہاتھ زور سے تھام لیا۔ ان کی انگلیوں کی سختی اور لرزش نے میرے جسم میں ایک لہر دوڑا دی۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے۔ آنٹی نے دھیرے سے کہا، حارث، تمہیں لگتا ہے میں بری عورت ہوں؟ میں چونکا۔ ان کے لہجے میں خوف بھی تھا اور ایک عجیب سا اعتماد بھی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، نہیں آنٹی، مجھے لگتا ہے آپ بس تنہا ہیں۔ یہ سن کر وہ دیر تک مجھے دیکھتی رہی، پھر ایک گہری سانس لی اور آہستہ سے بولی، تنہائی انسان کو بہت کمزور کر دیتی ہے۔ آدمی باہر سے جتنا بھی مضبوط ہو اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کی آواز میں ایک ایسا درد تھا، میرا دل بھر آیا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر دبایا۔ اس بار انہوں نے ہاتھ نہیں چھوڑا۔ وقت جیسے ٹھہر سا گیا۔ فلم کی آواز پس منظر میں مدھم سی گونج رہی تھی، لیکن ہمارے بیچ کی خاموشی کہیں زیادہ گہری تھی۔ آنٹی آہستہ سے قریب آئیں۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں لیکن ان میں ایک سوال چھپا تھا۔ میں نے اپنی سانسوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اب فاصلہ ختم ہونے والا ہے۔ انہوں نے سر جھکا کر مدھم آواز میں کہا، حارث، تم جانتے ہو میں تمہاری ماں کی عمر کی ہوں۔ میں نے دھیرے سے کہا، عمر سے کیا فرق پڑتا ہے، دل کی عمر الگ ہوتی ہے۔ میرے یہ الفاظ سنتے ہی ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ وہ مسکراہٹ شرارت بھری بھی تھی اور دکھ سے بھیگے ہوئے لمحوں کی عکاسی بھی کرتی تھی۔ انہوں نے سر میرے کندھے پر رکھ دیا۔ ان کی سانسیں تیز تھیں۔ میں نے بھی پہلی بار ان کے بالوں کی خوشبو کو قریب سے محسوس کیا۔ وہ لمحہ میرے لیے ناقابل فراموش تھا۔ تب میں نے ہمت کر کے اپنا ہاتھ ان کے کندھے پر رکھ دیا۔ انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا بلکہ اور قریب آ گئیں۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، دماغ رکنے کو کہہ رہا تھا لیکن دل بے قابو تھا۔ آنٹی کی قربت نے میرے سارے خوف دور کر دیے تھے۔ کچھ لمحوں کے بعد انہوں نے سر اٹھایا، میری طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، حارث، تمہیں اندازہ ہے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں نے ہلکی سی آواز میں کہا، ہاں آنٹی، لیکن یہ سب آپ کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں۔ ان کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے جھجک آئی، پھر اچانک وہ ہنس دی اور وہ ہنسی نشے سے بوجھل تھی لیکن اس میں ایک عجیب سی آزادی بھی تھی۔ حارث، مجھے لگتا ہے میں برسوں سے کسی کے لمس کو ترس رہی تھی اور آج شاید وہ تشنگی ختم ہونے والی ہے۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں بجلی کی طرح گونجے۔ میں نے ان کے ہاتھ کو تھام کر مضبوطی سے دبایا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ پنکھے کی ہوا، فلم کی آواز اور رات کی خاموشی، سب کچھ جیسے ہمارے لمحوں کے گرد سمٹ آیا تھا۔ آنٹی نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے ان کے چہرے پر لرزش دیکھی۔ ان کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے جیسے وہ خود کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی ہوں۔ میں نے آہستہ سے کہا، آنٹی، آپ چاہیں تو میں رک سکتا ہوں۔ انہوں نے فوراً آنکھیں کھولیں اور مجھے مضبوطی سے پکڑتے ہوئے بولی، نہیں حارث، اب مت رکنا۔ یہ الفاظ میرے لیے اشارہ تھے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہا۔ ہم دونوں نے اپنی تمام جھجکیں پیچھے چھوڑ دیں۔ فاصلہ ختم ہو گیا
वो लम्हा बरसों के बोझ का धमाका था। आंटी का लम्स गर्म था, उनकी सांसें भारी। मैंने पहली बार उनकी कमजोरी को अपने करीब महसूस किया। वो औरत जो हमेशा सब पर रोक डालती थी, आज मेरे सामने एक नरम दिल, जज्बाती और चाहत की भूखी औरत बन गई थी। रात का वो लम्हा हमारी जिंदगियों का रुख बदल गया। हमने एक दूसरे को वो सब दिया जो बरसों से छुपा हुआ था। वक्त गुजरने का एहसास खत्म हो गया। कमरा गवाह था कि किस तरह एक तन्हा औरत और एक बेचैन लड़का अपनी अपनी दुनिया के खला को भरने की कोशिश कर रहे थे। जब सब कुछ थम गया तो आंटी ने गहरी सांस ली और मुझसे लिपट गईं। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने हैरत से पूछा, आंटी आप रो क्यों रही हैं? वो आहिस्ता से बोली, हारिस ये आंसू दुख के नहीं, ये आंसू सुकून के हैं। बरसों बाद मुझे लगा कि मैं जिंदा हूँ। मैंने उनको सीने से लगाया, दिल ही दिल में सोचा ये लम्हा शायद कभी न भूल सकेगा। रात का बाकी वक्त हम दोनों के लिए एक नए सफर की इब्तिदा थी। कोई वादा ना था, कोई जमानत ना थी, बस एक ताल्लुक था जो दिल से दिल तक जा पहुंचा था। सुबह जब रोशनी कमरे में दाखिल हुई तो आंटी अब भी मेरे पहलू में सो रही थी। मैंने उनको देखा और दिल में कहा, ये कहानी तो अब शुरू हुई है। सुबह की हल्की फुल्की रोशनी पर्दों से छन कर कमरे में दाखिल हो रही थी। कमरे में अब भी वही खामोशी फैली हुई थी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून था। सना आंटी मेरे पहलों में गहरी नींद सो रही थी। उनके चेहरे पर बरसों की थकन के बावजूद एक अजीब इत्मीनान झलक रहा था, जैसे रात ने उनके अंदर की तलखी और तन्हाई को धो डाला था। मैंने कुछ देर तक उन्हें यूं ही सोते हुए देखा, दिल ही दिल में सोच रहा था कि कल तक ये औरत मेरे लिए बस एक दोस्त की माँ थी और आज वो मेरी जिंदगी के सबसे करीब लम्हे की शरीक बन गई है। आंटी की आंख खुली तो वो लम्हा भर मुझे देखती रही, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, आज तुम्हें लगता है मैंने गलती की है? मैंने धीरे से कहा, नहीं आंटी, कभी कभी जिंदगी हमें वो फैसले करने पर मजबूर करती है जो बज़ाहिर गलत लगते हैं, लेकिन असल में वही हमें जिंदा रखते हैं। उनकी आंखों में नमी उतर आई, मगर इस बार वो आंसू दुख के नहीं थे। उन्होंने मेरा हाथ थामकर कहा, शायद तुम ठीक कहते हो। कल तक मैं खुद को टूटी हुई, अकेली और कमजोर समझती थी, लेकिन आज मुझे लगा कि मैं जिंदा हूँ। कुछ देर हम दोनों खामोश बैठे रहे। बाहर गलियों में दिन की जिंदगी जाग रही थी, परिंदों की चहचहाट और बच्चों की आवाजें आ रही थी, लेकिन कमरे के अंदर वो लम्हे हमारे अपने थे जिन्हें कोई और नहीं समझ सकता था। आंटी ने आहिस्ता से कहा, हारिस ये सब जो हुआ ये हमारी जिंदगी का हिस्सा तो बन गया है, लेकिन लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि जिंदगी आगे बढ़ती है। तुम जवान हो, तुम्हारा मुस्तकबिल है और मुझे अपनी हकीकत के साथ जीना है। मैंने उनकी बात सुनकर सर झुका दिया। दिल चाहता था कि कहूँ, नहीं आंटी ये सब यूं ही खत्म ना हो, मगर उनकी बात में एक सच्चाई थी। मैंने संभलते हुए कहा, आंटी मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके इतने करीब आ जाऊंगा, लेकिन ये लम्हे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी याद बन गए हैं। उन्होंने मुस्कुरा कर मेरा माथा चूमा और बोली, हारिस कभी कभी यादें ही इंसान को जिंदा रखती हैं। ये लम्हा हमारी याद बन जाएगा और शायद यही याद हमें आगे बढ़ने का हौसला देगी। उसके बाद हम दोनों खामोश हो गए। आंटी ने चाय बनाई, हमने साथ बैठकर नाश्ते के दो नवाले खाए। बाहर दिन पूरी तरह निकल आया था। मैं जाने के लिए उठा तो आंटी ने दरवाजे पर रुककर आहिस्ता से कहा, हारिस शुक्रिया, तुमने मेरी तन्हाई बांटी। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं उसका मेरे लिए क्या मतलब था। मैंने सिर्फ इतना कहा, आंटी ये लम्हे कभी नहीं भूलूंगा। दरवाजा बंद हुआ और मैं गली में आया। सूरज की रोशनी आंखों में चुभ रही थी, लेकिन दिल में अजीब सी नरमी थी। मैं जानता था ये कहानी शायद किसी अंजाम पर नहीं पहुंचेगी, लेकिन उसकी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। ये एक राज था जो सिर्फ मेरे और सना आंटी के बीच था। एक कहानी जो खत्म तो हो गई, लेकिन उसके असरात कभी खत्म नहीं होंगे। मैं आज भी सना आंटी को याद करता हूँ, उन लम्हात को जो मैंने उनके साथ गुजारे हैं, और बहुत सुकून महसूस करता हूँ। नोट, ये कहानी मुकम्मल तौर पर फर्जी है और इसका मकसद सिर्फ अदबी तजस्सुस को पूरा करना है। किरदार, वाक़यात और मकामात तमाम के तमाम फर्जी हैं। किसी भी किस्म की मुशाबहत महज इत्तफाकिया समझी जाएगी।